नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान ने फिर ताबड़तोड़ हमले किए हैं इसराइल पर और अब की बार निशाना बनाया है मध्य इसराइल को, यानी इसराइल को के बीचों बीच ताबड़तोड़ हमले हुए। इससे पहले दक्षिणी और उत्तरी इसराइल पर ज़बरदस्त हमले हो चुके हैं। 82वीं लहर हमलों की शुरू की है ईरान ने इसराइल और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ, ये ईरान ने घोषणा की है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर ये दावा कर रहे हैं कि ईरान हार चुका है और बहुत जल्दी हमसे समझौता करने वाला है। ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि किसी तरह के कोई समझौते की बात नहीं आई है, लेकिन एक बड़ी कूटनीतिक चाल चली है ईरान ने, उसने चारों खाने चित कर दिया है अमेरिका को, क्योंकि कुछ देशों को, जिनमें भारत भी शामिल है, ईरान ने कहा ये हमारे मित्र देश हैं और इनको सेफ पैसेज मिल जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में जो रास्ता रोका गया है वहां हमारे मित्र देशों को कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। ये अमेरिका के लिए और एक बड़ा झटका नहीं बल्कि सदमा है, क्योंकि ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि ईरान हमारे साथ मिलकर इस रास्ते पर नियंत्रण रखे और जिसको हम चाहें वो वहां से निकले। और डोनाल्ड ट्रंप की इन तमाम जो ईरान के साथ वार्ता करने की उनकी कोशिशें हैं, उसने इसराइल को भी हैरान कर दिया है। बेन्यामिन नेतन्याहू भी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं पिछले 8-10 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की जो गतिविधियां हैं और जिस तरीके से वो ईरान के साथ बातचीत को उतावले दिख रहे हैं। ईरान के इग्नोरेंस के बावजूद वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत हो जाए, युद्ध विराम हो जाए। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और किस तरीके से अमेरिकी सैनिक अब इस इलाके से अपने आप जाने लगे हैं, वापस जाने लगे हैं, इसको लेकर भी बड़े दावे सामने आए हैं। लेकिन पहले बात करते हैं ईरान के ताज़ा तरीन हमलों में कहां हमले हुए हैं और क्या कुछ जानकारी सामने आई। समीर जी, एक तो जो IRGC है उसने घोषणा की है, जो ईरान की मतलब सेना का जो विंग है, कि उसने एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है, उसको ध्वस्त कर दिया है। ये एक बड़ा सेटबैक जो है वो अमेरिका के लिए समझा सकता है, चूँकि अभी तक F-15, F-16 और F-35 था। अब ये F-18 जो है ये भी उसने मार गिराया है, तो यानी उसका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती से काम कर रहा है। और दूसरा ये कि अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ये बताती है कि पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है, यानी अमेरिका के जो बेसिस हैं उनको ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों जो ईरान के करीब हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और रिपोर्ट के अनुसार कैप ब्यूरिंग में जो है ईंधन और रखरखाव की सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। अल उदीद एयरबेस पर मौजूद अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह हो गया है और ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को भी निशाना बनाया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने संचार उपकरणों, कई रिफ्यूलिंग विमानों को नुकसान पहुंचाया है। ये इस समय की एक तो बड़ी खबर समीर जी ये है। दूसरा, ईरान ने जो है मध्य इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की है और शुरुआती सैन्य आकलन के अनुसार कुछ देर पहले मध्य इजराइल पर दागी गई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसने हमला किया और लगभग 15 घंटों में ईरान की ओर से इस हमले के दौरान जो मध्य इजराइल, यरूशलेम और निकटवर्ती इलाकों वेस्ट बैंक में सायरन बज उठे थे इजराइल में से ये है। इधर UAE का कहना है कि वो ईरान की ओर से जो हमले हो रहे हैं उनका जवाब दे रहा है। UAE के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह इस समय ईरान की ओर से आ रहे मिसाइल और ड्रोन के खतरों का जवाब दे रहा है और मंत्रालय ने यह भी भरोसा दिलाया कि देश में जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वह असल में एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इन हमलों को रोकने के कारण आ रही हैं, हमलों के कारण नहीं आ रही हैं। ये उनका अपना तर्क है, मतलब UAE के रक्षा मंत्रालय का। इधर ईरान ने जो घोषणा की है कि उसने अपनी 82वीं लहर जो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की, वो उसने जारी की है और इसके तहत उसने जो है इस क्षेत्र में अमेरिका से जुड़ी सुविधाओं और उपकरणों को निशाना बनाया है और ये हमले की 82वीं लहर है। और जो 81वीं लहर उसने की थी उसमें उसने सटीक मिसाइलों में 70 से अधिक इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया और जिसमें इमाद, कियाम, खुर्रम शहर 4 और कद्र जैसी सटीक निर्देशित मिसाइलों ने कब्जे वाले क्षेत्रों में 70 से अधिक स्थानों पर हमला किया। ये IRGC का दावा है। बयान में IRGC के जनसंपर्क विभाग ने कहा कि मिसाइलों ने हाइफा, दिमोना, हाइफा के पास अल खुदरिया और तेल अवीव के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। और IRGC द्वारा उद्धृत क्षेत्रीय खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान के शक्तिशाली हमलों की पिछली 3 लहरों के बाद शासन के हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई है। बयान में कहा गया है कि मृतकों और घायलों की संख्या अब 2500 से ज़्यादा हो चुकी है और इसमें यह भी कहा गया है कि IRGC और सेना एक राष्ट्र के कद में ऊपर उठ गए हैं और घोषणा की गई है कि पूरा
राष्ट्र जो है वो प्रिय ईरान की रक्षा के लिए एकजुट है। और एक प्रत्यक्ष अपील में IRGC ने अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए चेतावनी दी है कि उन्हें ट्रंप और नेतन्याहू जैसे युद्ध भड़काने वालों द्वारा झूठ और युद्ध क्षेत्र की वास्तविकताओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करके गुमराह किया जा रहा है। और युद्ध की सच्चाई आपको अमेरिकी गैस स्टेशनों पर, ईरान की सड़कों पर और तेल अवीव और हाइफा के आसमान में देखनी होगी। ये बहुत सख्त चेतावनी एक तरीके से अमेरिकी नागरिकों को IRGC ने सीधे दी है समीर जी बिल्कुल। और इधर जो एक अब्बास अरागची ने महत्वपूर्ण बात की है, अमलेंदु जी, ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं, कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक हमने जो हथियार अपने इस्तेमाल किए हैं वो ईरान के बने हथियार हैं, स्वदेशी हथियार हैं, हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है, किसी से खरीदा नहीं है, वो हमने अपने आप बनाया हुआ। एक पॉडकास्ट में उसको भी हम लोग सुनेंगे और क्या कुछ उन्होंने और बातें कही हैं। लेकिन इस युद्ध के बाद, इस लड़ाई के बाद अमेरिका और इसराइल की क्या हालत है वो साफ दिखाई पड़ रही है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं और कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए अमलेंदु जी, इसराइल से आधिकारिक रूप से बहुत सारी खबरें नहीं आ रही हैं कि उनको कितना जनहानि का नुकसान हुआ है, सैनिकों का नुकसान हुआ है, कितनी जो उनकी जो सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें तमाम मीडिया में आ रही हैं, यहाँ तक कि इसराइली मीडिया में भी आ रही हैं, वो बता रही है कि किस कदर नुकसान झेल रहा है इसराइल और वहाँ के लोग कैसे इस समय बंकरों में छिपे हुए हैं और लगभग 1 महीना होने को जा रहा है। बिल्कुल समीर जी, 1 महीना होने को जा रहा है और 1 महीने से बंकर में छिपे हुए हैं, व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसराइल का, उसने कल स्वीकार किया है कि 5000 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। अभी तक तो स्वीकार ही नहीं करते थे कोई भी घायल है, अब बता रहे हैं कि 5000 लोग जो हैं वो घायल हैं। और इस बीच समीर जी एक बड़ी घटना इजराइल में हुई है। और इजराइल में घटना ये हुई है कि वहाँ के जो एक मेयर हैं इजराइल के, वो एक कार्यक्रम में जो है वो रो पड़े। और इजराइल के जो मारगालियोन के मेयर हैं वो टेलीविज़न पर भावुक होकर बेंजामिन नेतन्याहू से जो है युद्ध रोकने की अपील करने लगे। और उन्होंने भारी तबाही और बस्तियों के विनाश का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। और मार्गुलेट क्षेत्र के मेयर ने जो है लाइव टीवी पर रोते हुए नेतन्याहू से सीधे सीधे शब्दों में कहा कि या तो स्वीकार करें कि आप इससे निपटने में असमर्थ हैं और हमें मुक्त करें, या वो करें जो करने की ज़रूरत है। और उन्होंने बताया कि मिसगाम, आम, तेशुबा और गागेर जैसी बस्तियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। और इजराइल के कई शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं जो इस युद्ध को राजनीतिक करार दे रहे हैं और नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ये इजराइल से भी बड़ी खबर एक ये भी आ रही है समीर जी। और वहाँ विद्रोह की भी खबरें आ रही हैं, जिस तरह से अमेरिका में लगातार आ रही हैं, ट्रंप के करीबी इस्तीफा दे रहे हैं, अब इसराइल में भी बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी इस्तीफा देने लगे हैं। और वहाँ के नागरिक किस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बड़े शहर के मेयर खुद ये बात बयां कर रहे हैं। तो इसराइल का भी हाल कुछ उसी तरीके से है कि पूरी जनता नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी दिखाई पड़ रही है। लेकिन बात वही है कि ये जिद ऐसी है जो ट्रंप की भी दिखाई पड़ रही है, ट्रंप का तो की व्यवस्था भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन नेतन्याहू की ये जिद मानी जा रही है कि जिसकी वजह से अमेरिका भी इस युद्ध में उलझा हुआ है और पूरा खाड़ी क्षेत्र जो है पश्चिम एशिया इस युद्ध में कूदा पड़ा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, पूरा पश्चिम एशिया जो इस युद्ध में फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि सब कह रहे हैं कि हम इस युद्ध में नहीं हैं, हम इससे बाहर हैं। कल भी जो यूएन की में एक प्रस्ताव पेश किया खाली देशों ने, उन्होंने कहा कि हमने इसको अपने को इस युद्ध से अलग किया हुआ है, ईरान हम पे हमले कर रहा है। तो यानी ये बताने की कोशिश है कि इस युद्ध में हम नहीं है, जबकि अब्बास अरागची जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई आप इस युद्ध में शामिल हैं और इसलिए शामिल है कि चूंकि आपके बेस का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि आप इनके बेस यहाँ से नष्ट नहीं कर देते। इस बीच जो बड़ी खबरें समीर जी वो ये है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जो हैं वो अब बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी खबर यह है कि इजराइल ने मध्य इस्फहान पर बड़े पैमाने पर हमले करने की घोषणा की है। उधर हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके लड़ाके दक्षिणी लेबनान में घुसपैठ करने वाली इजरायली सेना के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि बुधवार को वहाँ उसका एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया है लेबनान में। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरानी नेता समझौता करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं, लेकिन वे ऐसा कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने ही लोगों ने मार डालेंगे। अब जब अगर कोई बात करने को तैयार है आपसे तो उसे जिए जा रहे तो आपसे वो बात करी क्यों रहा है, बिल्कुल है ना। ये भी आप कह रहे हैं कि आपके लोग मार डालेंगे। इधर बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब ने बताया है कि उनके ऊपर कुछ और मिसाइलों और ड्रोनों से ही हमला किया गया है।
इधर सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की संसद जो है वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाने के लिए कानून तैयार कर रही है। अबू धाबी की जो सरकारी तेल कंपनी है सीडी, उसने के सीईओ जो हैं उन्होंने इन कदमों को आर्थिक आतंकवाद करार दिया है कि अगर आप इस तरीके को लगाते हैं। लेकिन जो सैयद अब्बास अरागची जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और वहाँ का जो स्टेट टेलीविजन है SNN सरकारी मीडिया ईरान का सरकारी, उसके साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान के सशस्त्र बलों के उत्पाद स्वदेशी हैं और हम किसी भी देश पर निर्भर नहीं। हम उनका सुन सकते हैं पर्शियन में। हाँ, सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। एक पॉडकास्ट में बातचीत में वो बता रहे हैं कि हमारे अब तक हमने जो भी अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किए हैं वो सारे स्वदेशी हैं, उनको हमने बनाया है, ना तो उनको खरीदा है और ना किसी ने हमको दिया है। सुनते हैं और क्या कहा उन्होंने। ما هشدارها رو داده بودیم و من تصور میکنم که شاید خیلی جدی نگرفته بودن. در حرف میگفتن که ما اجازه نمیدیم از خاکمون، از فضامون، از آبهای ما استفاده بشه علیه ایران، ولی در عمل ما شاهد بودیم که این اتفاق افتاد. من نمیتونم بگم که بدون اطلاع اونها بوده یا بدون اراده اونها بوده. شواهدی وجود داره که متاسفانه خلاف این رو نشون میده. پایگاه‌های آمریکا در منطقه علیرغم اینکه گفته بودن مورد استفاده علیه ایران قرار نخواهد گرفت، ولی مورد استفاده قرار گرفت. سرویس هایی داده شد، خدماتی به نیروهای آمریکایی داده شد، بیرون پایگاه ها به اونها خدمات داده شد، از فضای به اصطلاح اونها استفاده شد و این چیزی است که ما هم ادعا بکنیم. خودشون حتی دارن به انواع مختلف اعتراف میکنن. وقتی که گفتن 3 تا هواپیمای F-15 آمریکا بر فراز کویت سرنگون شد، حالا به هر دلیل، آتش اشتباه بود، آتش خودی بود، هر چی بود، شلیک ما بود، اونش مهم نیست. کسی نگفت این سه تا جنگنده در کویت چیکار میکردن. معلوم بود که بس مسیرشون به سمت ایران بود. یا شواهد دیگه اصلا من نمیخوام وارد جزئیات بشم. من فکر میکنم که منطقه هشدارهای ما رو جدی نگرفته بود و الان با این وضعیت متاسفانه ناپنجار مواجه شده. و پیام شما به اونها؟ من حالا میخواستم بحث قبلیمو کامل بکنم بعد به این بحثا برسیم، ولی پیام من तो कह रहे हैं अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री की ईरान के जो सशस्त्र बलों के उत्पाद वो स्वदेशी हैं, वो हमने किसी से लिए नहीं है और हम किसी भी देश पर निर्भर नहीं हैं। जैसा कि हमने पहले ही चेतावनी दी थी, युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल गया है। क्षेत्रीय देशों ने हमारी चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। सबूतों से पता चल रहा है कि उन्होंने अमेरिका की सहायता की। अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है जो अलग अलग मीडिएटर के जरिए मैसेज भेज रहा है। मीडिएटर के जरिए मैसेज के लेन देन का मतलब अमेरिका के साथ बातचीत नहीं है। टॉप अधिकारी दिए गए प्रपोजल को रिव्यू कर रहे हैं। ये वो जो 15 सूत्रीय प्लान दिया है अमेरिका ने, उसकी बात कर रहे हैं कि वो उस प्रपोजल को रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान जंग चाहता है और लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने और नुकसान के लिए मुआवजा मांग रहा है। अमेरिका अपने जंग के मकसद में फेल हो गया, जिसमें जल्दी जीत और सरकार बदलना शामिल है। पड़ोसी देशों के लिए मेरा मैसेज, अमेरिका से दूरी बना लो। हम अमेरिकी हितों को जहां भी पाएंगे टारगेट करेंगे और कोई भी देश जो उन्हें होस्ट करता है उसे सही टारगेट माना जाएगा। अब ये डियोगो गार्सिया पर जो ब्रिटेन का बेस है वहां जो हमला किया गया तो उसका उदाहरण है। कहा था अमेरिका ने कि अगर आप माफ कीजिएगा ईरान ने कि अगर आप अपने ठिकानों को देंगे तो यह माना जाएगा कि आप उस युद्ध में शामिल हैं और फिर हमला झेलना पड़ा वहां पर। तो ये बिल्कुल स्पष्टता के साथ ईरान हमले भी कर रहा है, बता भी रहा है और जो नुकसान हो रहा है या जिनका नुकसान कर रहा है उसकी भी जानकारी ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से आ रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल समीर जी, आधिकारिक तौर पर सारी जानकारी दी जा रही है। कितना ईरान का नुकसान हो रहा है ये भी जानकारी दी जा रही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जानकारी दी जा रही हो कि हमने इजराइल का कितना नुकसान कर दिया, अमेरिका का कितना नुकसान कर दिया। अगर उसके सैनिक मारे जा रहे हैं तो उसकी भी जानकारी उसी समय दी जा रही है। उसके नागरिकों पे हमले होने वो भी जानकारी दी जा रही है। हाँ। उसके स्कूलों पे, अस्पतालों पे हमले होने वो भी जानकारी दी जा रही है। वो हमले कर रहा है तो हमला करने से पहले जानकारी देता है कि हम हमला करने जा रहे हैं। हाँ। और वहां के जहां हमला करता है वहां के नागरिकों से कहता है कि आप इन स्थलों से दूर हट जाइए। यानी जो एक लड़ाई के नियम होते हैं, उन तरीका होता है, वो तरीका होता है और हमला करने के बाद बताता है कि हमने क्या क्या नुकसान किया। और जिस तरीके से अभी खबर आ रही है कि जो उसका दावा है कि उसके ईरान ने जो है अमेरिकी सैनिक अड्डे जो है उनको तबाह कर दिया है, उसके सैनिक भाग गए हैं और वो
इधर उधर छुपने की जगह तलाश रहे हैं, उनको लेकर वो ढूंढ रहा है कि दौड़ा रहा है। तो इस पे भी हम लोग आएंगे और बताएंगे कि उनका प्रवक्ता जो क्या कह रहे हैं साफ तौर पर चेतावनी देते हुए इनको। लेकिन समीर जी, इसी के साथ साथ जो बताया अभी इन्होंने अब्बास अरागची ने कि जो भी हमारे हथियार हैं वो हमारे स्वदेशी हथियार हैं, हम किसी पर दूसरे देश पर निर्भर नहीं हैं। यही बात ईरान के ही सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB जो है उसको दिए एक इंटरव्यू में वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक हैं मोर्तजा सिमियारी, उनका भी कहना है कि अगर अमेरिका इस क्षेत्र में कोई भी गलती करता है तो ईरान की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के तटों पर कब्जा करना भी शामिल है। जी हाँ, ये स्पष्ट कर दिया, यानी ऐसा नहीं है कि अब लड़ाई होगी तो यही होगी, हम बहरीन और सऊदी अरब की जो तट हैं उन पर भी कब्जा कर लेंगे, यानी उन्हें हम ईरान में मिला लेंगे। और इसराइल ने गजा में जो कुछ किया है उसका मूल्यांकन हो ही रहा है, उसका रिव्यू हो रहा है, उसका रिव्यू हो रहा है। और ये साफ तौर पर वहाँ कह दिया था खातमुल अंबिया के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कि गजा और फिलिस्तीन के लोगों आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं और इनको जो है निपटाया जाएगा। इधर समीर जी, इस बीच जो एक बड़ी बात जो है कतर जो है उसके विदेश मंत्री के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने समीर जी कही है, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनके कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं माजिद अल अंसारी, और उनका कहना है कि ईरान यहाँ हजारों साल से कोई कहीं नहीं जा रहा, यानी जो रिजीम चेंज करना, देश खत्म करने की बात है वो कहीं नहीं जा रहा। पूरी तरह से मिटा देना कोई विकल्प नहीं है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा या मनमर्जी से कोई भी लोग या देश दुनिया से नहीं मिट जाएगा। हालांकि उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा ट्रंप की तरफ ही है। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम इंसानियत के भविष्य के लिए पड़ोसी बने रहेंगे, और हमें एक दूसरे के साथ रहने के तरीके खोजने होंगे। हमें इस मुश्किल से निकलने के लिए कोई रास्ता खोजना होगा। यह बहुत मुश्किल समय है, लेकिन हम इससे निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और ये कतर ही है समीर जी जो अभी लेके गया है प्रस्ताव UN में। जी हाँ, कतर और कुवैत लेकर गए हैं, लेकिन उसी के विदेश मंत्री जो हैं, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता, उनका कहना है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, हमको भी यहीं रहना है, ईरान को भी यहीं रहना है, हम साथ साथ रहने का रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके यहाँ दखल कर, यानी जो बात कही वही मसूद पेजेशकियन ने 2 दिन पहले जो बात कही थी, वही 2 दिन वाले की आप लोग नहीं समझे और आप इनको मदद करते हैं, आपकी आंखें अब खुल रही हैं। और जो IRGC प्रवक्ता ने कल सवाल पूछा था कि भाई ठीक है, आप ही बताइए कि आपके यहाँ इन अमेरिकी अड्डों को बनाने का आपको क्या फायदा है, ये बता दीजिए। जब मार पड़ रही है तो इसकी वजह से आपके ऊपर मार पड़ रही है। अमेरिकी अड्डे तो तबाह हो रहे हैं, आपके व्यावसायिक केंद्र तबाह हो रहे हैं, निवेश आपके यहाँ से जा रहा है, नुकसान आपकी संपत्तियों का हो रहा है। और कल को अगर इजराइल आपके ऊपर हमला कर दे, वो कर भी सकता है क्योंकि उसके विस्तारवादी नीति है, पूरे अरब पर कब्जा करना चाहता है। कल को अगर वो अब आपके ऊपर हमला कर दे तो ये जो आपने अड्डे बनाए हुए अमेरिका के, ये आपके मदद करेंगे या इजराइल के ऊपर करेंगे? ये अड्डे आप ही के ऊपर फिर हमला करेंगे, ऊपर हमले करेंगे, तब ये इजराइल का ही साथ देंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। तो मुझे लगता है शायद ये बात अब समझ आनी है। हालांकि सऊदी अरब जो इसमें बहुत ज्यादा बदमाशी दे रहा है, उसके जो पुलिस प्रमुख हैं कल उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि हमको इजराइल के साथ मिल जाना चाहिए। अब उसको लेकर पूरे मध्य पूर्व में जबरदस्त उसका रिएक्शन हो रहा है समीर जी, कि यानी इसका मतलब सऊदी अरब जो पीछे से कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब चूंकि वो सब वहाँ की संपत्तियों पे कब्जा है, राजे महाराजे हैं, उन्हें लगता है कि कहीं लोकतंत्र आ गया तो कुर्सियां चली जाएंगी, तो वो जो है वहां जुड़े हुए हैं। लेकिन आवाम जो है वो पूरे मध्य पूर्व के देशों की जनता वो इस लड़ाई में ईरान के साथ है। इधर अमलेदु जी, जो बड़ी खबर आ रही है कि बेंयामिन नेतन्याहू के एक प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर है। अभी तक उनकी जो किचन कैबिनेट है उसमें किसी तरह के रिवोल्ट की खबर सार्वजनिक रूप से नहीं आई, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। हाँ, पहली बार हुआ है। हालांकि ये उनकी अंदरूनी लड़ाई की वजह से हुआ है, और अंदरूनी लड़ाई की वजह से ये कि उनके प्रवक्ता हैं और जो उनके कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ हैं जिव एमोन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और बुधवार को यानी कल उन्होंने ये घोषणा की कि वो अपने पद से हट रहे हैं। और उन्होंने जो था वो मिज़राही यहूदी होते हैं उनके खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियां कर दी थी, और ये नेतन्याहू पर ही किए गए हमलों के सामने आने के एक दिन बाद की गई हैं। अब नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा एक जारी बयान में एमोन ने स्वीकार किया है कि वो टिप्पणियाँ असली हैं, मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो टिप्पणियां उन्होंने चाहे नेतन्याहू पे कहीं या किसी और पे कहीं उन पे वो सही है, उनकी टिप्पणियां हैं। लेकिन ये दावा किया कि उन्हें संदर्भ से हटकर पेश किया गया है, और जब उन्होंने ट्रंप का कार्यालय संभाला भी नहीं था वो टिप्पणियां उनकी तब की थी। तो आपने कभी भी टिप्पणियां की हो, लेकिन वो आपने टिप्पणियां की थी और इसका आपने मतलब स्वीकार कर लिया वो टिप्पणियां आपकी थी, तो ये उन्होंने दिया है। और इसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजराइल के अंदर भी अब नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बनना
शुरू हो गया है और वहाँ सड़कों पर खूब प्रदर्शन हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और इधर जो महत्वपूर्ण बात है जिसको चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं कि ईरान की जनता इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में जो विरोधी भी थे वहाँ की सरकार के, वो भी उसके समर्थन में आए हैं। और इस बात को अब यूरोपियन यूनियन की जो संसद है उसकी प्रमुख है वो भी कह रही हैं कि ईरान इस मामले में इस लिहाज से बिल्कुल वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है और उसको एक बड़ा समर्थन अपने देश की जनता से मिल रहा है। जी 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 बिल्कुल समीर जी। रोबर्टा मेट्सोला हैं, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट जो है उसकी वो अध्यक्ष हैं, और उन्होंने तो बहुत आगे बढ़कर बात कह दी। उन्होंने तो कह दिया कि हम जो मतलब यूरोपीय यूनियन जो है वो ईरान की जनता के साथ खड़ी है और अपनी वहाँ की सत्ता द्वारा अपने लोगों के साथ पूरे हमलों की कड़ी निंदा करती है। हालांकि उनके मतलब सरकार के खिलाफ है, लेकिन उनकी जनता के साथ खड़ी है, ये उनका वो कहना उनका है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान, बातचीत, संघर्ष के शीघ्र समाधान और ईरानी जनता के लिए स्वतंत्रता पूर्वक अपना भविष्य चुनने के अधिकार, इन सब की वकालत जो है वो उन्होंने की है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो जो एक मुद्दा ये है कि इस समय ईरान की जो जनता है वो अपनी सरकार और अपना जो इस समय उनका सिस्टम है उसके साथ खड़ी हुई है। रिजीम जिसको कह रहे हैं, जिसको डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू बदलने की फिराक में है, तो ईरान की पूरी जनता उनके जी जिन कुर्दों के लिए जो कहा गया था साहब कि वो कुर्द जो है विद्रोह कर रहे हैं, तो ट्रंप साहब ने खुद कहा था उल्टा हो रहा है। ईरान का जो इलम शहर है वहाँ फाइली कुर्द महिलाएं जो हैं उन्होंने हाथों में खुद हथियार लेकर जो है और ये कहा है कि ये शत्रुतापूर्ण एपस्टीन गठबंधन है अमेरिका और इजराइल का, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने नेता मुस्तफा खामेनेई के प्रति पूरी निष्ठा की शपथ लेते हैं। वो वीडियो चूंकि किसी दूसरे का हम दिखा नहीं सकते, वरना वीडियो भी हम दिखाते, वो किस तरीके से नारे लगा रही हैं और समर्थन व्यक्त कर रही हैं। तो कुर्द महिलाएं जो है वो हाथों में हथियार लेकर ये कह रही हैं कि हम अपने मातृभूमि की रक्षा करेंगे। तो मातृभूमि से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती है, लेकिन ये बात ट्रंप और नेतन्याहू नहीं समझ सकता है, ना फादरलैंड वाले समझ सकते हैं समीर जी। जी बिल्कुल। ये दिक्कतें हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर तो ईरान की जनता अपनी सरकार और अपने वहाँ पर जो सत्तारूढ़ दल है और अपना जो सर्वोच्च नेता है उनके साथ खड़ी है। और ये ईरान के लिए एक बहुत जो कह लीजिए कि उसका जो मनोबल है उसको बढ़ाने के लिए बड़ा ज़रूरी है और वो उसको मिल रहा है। लेकिन इस फ्रंट पर अमेरिका और इस्राइल बहुत पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, और न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी, दुनिया में भी अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिका के बहुत ही जो एक विश्वस्त सहयोगी और सहभागी अब तक रहे हैं, ब्रिटेन जैसे देश, वो भी इस मामले में उन्होंने भी किनारा कर लिया है। और स्पेन के प्रधानमंत्री तो लगातार उस पर बयान दे रहे हैं और इस लड़ाई का विरोध कर रहे हैं, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ईरान कई बार स्पष्ट कर चुका है, हर बार कह रहा है कि उसका समझौता करने का कोई इरादा नहीं है। लड़ाई शुरू की है अमेरिका और इस्राइल ने, खत्म ईरान करेगा और उसकी मुख्य रूप से जो 3 शर्तें हैं वो शर्तें मानी जाएंगी, तभी ये लड़ाई खत्म होगी, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल समीर जी, उसने साफ कर दिया, एकदम स्पष्ट कर दिया है और कह दिया है लड़ाई खत्म करने का ऐलान ट्रंप साहब नहीं करेंगे, वो हम करेंगे जब हमें करना होगा। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम इस जंग का समाधान चाहते हैं, और वो समाधान जो है जब हो जाएगा हम तभी करेंगे, हमारी शर्तें मान ली जाएंगी, तभी हम इसको करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर समीर जी ये आ रही है कि ईरानी मिसाइलों के आने की चेतावनी के बीच इजरायली मीडिया ने जो है वो सेंट्रल इजराइल और साउथ इजराइल के कई हिस्सों, जिनमें तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहर भी शामिल हैं, वहाँ हवाई हमले के सायरन बजने की खबर दी है। वाई नेट न्यूज़ है, उसने बताया है कि इन अलार्म का मतलब है कि पिछले 1.5 घंटे में यह तीसरी बार है कि अब सायरन वहाँ बजे हैं, यानी 1.5 घंटे में तीसरा हमला जो है वो ईरान का हो रहा है और वहाँ सायरन बज रहे हैं। ये वहाँ का जो इजराइल का मीडिया है वही जो है वो बता रहा है समीर जी। ये साफ तौर पर इसका मतलब जो है संदेश यही है जो खबरें अब आ रही हैं। इधर जो है वो हिजबुल्लाह जो है उसने दावा किया है कि उसने इजराइल के 2 टैंक जो है वो मार गिराए हैं, चूँकि इजराइल ने अपनी पैदल सेना भी वहाँ भेज रखी है, लेबनान है, तो लातीनी रिवर जो है वहाँ हिजबुल्लाह ने 2 मार गिराए हैं, ये उसका दावा है हिजबुल्लाह का। और कि दक्षिणी लेबनान में 2 इजरायली टैंकों को हमने निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उनकी सेना ने दक्षिणी लेबनान के मरजायोन ज़िले के कंतारा शहर के पास 2 इजरायली युद्धक टैंकों को मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कुल मिलाकर सबू का कहना है कि उसने आज इस इलाके में 7 टैंकों को निशाना बनाया है, जिनमें से 2 को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। और
इजरायली सेना की तरफ से इन हमलों के बारे में कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। ये जो है एक खबर और लेबल मतलब हिजबुल्लाह की तरफ से वो आ रही है समीर। तो बिल्कुल, तो इसराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और इधर ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, और वहाँ पर हमलों की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो तमाम मीडिया में खबरें आ रही हैं। इसराइल की ओर से आधिकारिक रूप से इन हमलों को और इनसे होने वाले नुकसान को बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेंसर किया गया है, उसको बताने से बचा जा रहा है। चूँकि अगर बता दिया गया, वास्तविक खबरें आ गई, तो फिर इसराइल में स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी, वहाँ विद्रोह की स्थिति आ जाएगी। ये पता है प्रधानमंत्री नेतान्याहू को, लेकिन बहुत सारी खबरें तो आ ही रही हैं, उससे लोगों को अंदाजा हो ही जाएगा। वहां लगातार घंटों घंटों मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन गिर रहे हैं, बमों से हमला हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो, अब बंकर के बंकर नष्ट हो रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सैनिक न मर रहे हो और आम लोग न मर रहे हो? बिल्कुल समीर जी, ये सही बात है। और अभी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो, उस पर भी हमला किया है ईरान ने, और वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि वहाँ जो फ्यूल टैंकर था उसको में आग लगी है। इधर जो है ओमान एयर ने दुबई और दोहा के लिए अपनी उड़ानें जो उसने निलंबित की थी उनको 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है कि 15 अप्रैल तक ये उड़ानें रद्द रहेंगी। और ओमान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी जो है ओमान एयर, उसका कहना है कि हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण दुबई, बहरीन, दोहा, कुवैत, कोपेनहेगन और बगदाद के लिए उड़ानें आगामी 15 अप्रैल तक रद्द रहेंगी। तो ये दुष्प्रभाव जो है मतलब इस युद्ध के, वो समीर जी सामने आना साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई जो IRGC ने कहा है अमलेंदु जी कि वो अमेरिकी सैनिकों और कमांडरों को तलाश रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। हाँ। क्या है वो, क्या खबर है? हाँ, वो भी समीर जी बताएंगे। उससे पहले एक और खबर जो है वो दे दी जाए, उसके बाद फिर वो बताते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है समीर जी, कोई बड़ी खबर आज की बल्कि कहा जाए कि वही है। और ओमान की खाड़ी में समुद्री जहाज़ों का जमावड़ा जो है वो देखा गया है। और समुद्री इंटेलिजेंस सर्विस है विंडवार्ड, उसके अनुसार युद्ध के तीसरे हफ्ते के दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाला यातायात पूरी तरह से रुका रहा, हालांकि कुछ सीमित आवाजाही जरूर देखी गई। और 686 जहाज़ जो हैं वो खाड़ी में अभी मौजूद हैं, जो फंसे हुए होर्मुज में 686 जहाज, और इनमें से ज़्यादातर 400 जहाज जो है वो ओमान की खाड़ी में हैं। और जहाज़ों का जमावड़ा इस बात का संकेत है कि कई ऑपरेटरों ने तुरंत लंबे रास्ते से जाने के बजाय होर्मुज के बाहर ही अपनी जगहों पर रुके रहना बेहतर समझा है। चूँकि अगर लंबा रास्ता भी पकड़ते हैं तो अगर हमला कर दिया ईरान ने तो भी नुकसान हो जाएगा। तो जहाँ हैं वहीं खड़े हुए 686 जहाज है, एक आज नहीं, 686 जहाज, ये उसका कहना है। और 15 मार्च से 22 मार्च के बीच केवल 16 जहाज़ों को गुजरते हुए देखा गया, जिनका ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है वो चालू था। तो ये उसने बताया कि 8 ऐसे डार्क जहाज़ों की मौजूदगी देखी गई जिनकी लंबाई 290 मीटर से ज़्यादा थी और जो अपना AIS बंद करके चल रहे थे। तो ये इसकी एक खबर जो थी वो होर्मुज की है। दूसरा जो समीर जी ये है कि जो अमेरिकी सैनिक हैं वो भाग रहे हैं, ये कहना है सेंट्रल हेडक्वार्टर ईरान का जो है खातम अल अनबिया के प्रवक्ता, उनका कहना है और उनका दावा है कि हम फरार अमेरिकी कमांडरों और सैनिकों की तलाश कर रहे हैं और ये कहीं भी छिप जाएं हम इनको निकालेंगे और हम इनको मतलब छोड़ेंगे नहीं, ये उनका कहना है। और हम उस बाइट भी सुन लेते हैं। हाँ, वो सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है ईरान का, उसके जो प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं कि कैसे अमेरिकी सैनिकों और कमांडरों को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और अगर उनको मिलते हैं तो छोड़ेंगे नहीं। आखिर क्यों इनकी तलाश कर रहे हैं? अब अमेरिका में है या फिर है ही नहीं? चूंकि दावा ईरान ने जब ये लड़ाई शुरू हुई थी उसके कुछ ही दिन बाद दावा किया था कि 600 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक और लोग जो है हताहत हुए हैं, उनमें बहुत सारे मारे भी गए हैं और बहुत सारे घायल भी हैं। लेकिन अमेरिका की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, केवल 7 की पुष्टि अब तक हुई है। अभी तो अच्छा 7 के बाद फिर कोई बयान नहीं आया। इसका मतलब इतनी भीषण लड़ाई चल रही है, कोई अभी तक अमेरिकी सैनिक नहीं मरा है। हाँ। ये मान लिया जाए अमेरिका की तरफ से। हाँ, अमेरिका की तरफ से मान लिया है। हालांकि अभी तक समीर जी इजराइल भी स्वीकार नहीं कर रहा था। हाँ। अब कह रहा है कि उसके 5000 नागरिक गंभीर घायल अस्पतालों में भर्ती हैं। ये वहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय अब खुद स्वीकार कर रहा है इजराइल का। हमने बताया ही कि इजराइल के एक मेयर जो है वो टीवी पे लाइव कार्यक्रम में रो पड़े नेतन्याहू से कि या तो भाई मान लो कि तुमसे नहीं हो रहा, छोड़ दो, मतलब कुर्सी, भागो यहाँ से, हमको मुक्त करो, और या फिर जो है करना है वो करो।
तो ये वहाँ इजराइल जा रही है। और खबरें ये हैं कि अमेरिका में भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जो सैनिकों के शव पहुंच रहे हैं या जो घायल सैनिक पहुंच रहे हैं उनकी वीडियोग्राफी नहीं की जाए, उनके चित्र नहीं खींचे जाएं। इसका इंतजाम किया गया है वहाँ, उस पर सख्त पाबंदी वहाँ भी लगाई जा रही है। ये खबरें भी आ रही हैं। लेकिन इन खबरों के बीच ही जो है समीर जी, हालांकि यूएस ने जो है ये स्वीकार कर लिया है कि उसके 200 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, ये भी स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये खात्मा अल-अनबिया का जो दावा है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है, पहले इसको सुन लिया जाए। हाँ बिल्कुल, सुनते हैं ये वहाँ पे उनके जो सेना के प्रवक्ता हैं क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم। तो कह रहे हैं कि इस इलाके में सारे मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने नष्ट हो चुके हैं, अमेरिकी कमांडर और सैनिक भागकर ठिकानों के बाहर शरण ले चुके हैं और हम उनकी तलाश कर रहे हैं। हम इस इलाके के देशों की जनता से अपील करते हैं कि वे उनकी छिपने की जगहों की जानकारी दें और साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए इस इलाके से अमेरिकियों को बाहर निकालने की मांग करें। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ये, और कि यहाँ पर अमेरिकी सैनिक और कमांडर भागे भागे मारे मारे फिर रहे हैं, सीधा मतलब यही है। सीधा सीधा ये मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ, अगर बचे हुए मारे मारे फिर रहे हैं और उन्होंने इन देशों की बस्तियों में जाके शरण ले ली है, बस्तियों में छिप गए हैं ताकि ऊपर से हमला ना हो जाए। तो ये कह रहे हैं वहाँ के IRGC के कमांडर जो हैं कि भाई आप अपने देश से इनको आप निकालिए बाहर और इनकी जानकारी दीजिए ये कहाँ छिपे हुए हैं। ये वो जो है वो कह रहे हैं। इधर समीर जी अब जो है स्वीकार कर लिया, अभी तक तो स्वीकार नहीं कर रहा था इजराइल कि आज कोई नुकसान हुआ है, और अब इजराइल ने स्वीकार कर लिया है कि सेंट्रल इजराइल और वेस्ट बैंक में जो है ईरान ने जो हमले किए उसमें 6 लोग उसके जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और काफ़ी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। ये अभी इजराइल ने अभी स्वीकार किया है, जबकि इससे पहले कह रहा था कि कोई जो घटना नहीं हुई है। और ये भी स्वीकार किया है कि एक और मिसाइल जो है ईरान की उसने अभी सेंट्रल इजराइल पे हमला किया है। और ये जो तो ये अली लारीजानी जो अब नहीं रहे, शायद जो उनके सुरक्षा वो थे प्रमुख थे, उन्होंने ही शायद कहा था कि ये धीरे धीरे सब कुछ स्वीकार करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं हुआ है। अली लारीजानी कहा था कि अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये 2 हफ्ते के बाद स्वीकार करेंगे कि इनको कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि आज ही अगर स्वीकार कर लेंगे तो ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि वहाँ काफ़ी बवाल हो जाएगा ट्रंप के खिलाफ, ये है। और इधर यमन जो है उसने अरब देशों को चेतावनी दी है समीर जी, और उसने कहा है कि भाई आप जो हैं वो हाथी औजार मत बनो। ये ईरान मतलब हौथी जो हैं यमन के, उन्होंने जो है वो चेतावनी दी है अरब देशों को। और यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने ईरान के साथ अपनी अटूट एकजुटता प्रदर्शित की है और अरब देशों को चेतावनी की है कि वे ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के अवैध आक्रमण के बाद ज़ायोनी षड्यंत्र के औजार ना बने। और ये मेहदी अल मशद हैं यहाँ के सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष यमन के, उन्होंने कहा कि यमन ईरान के साथ खड़ा है और आत्मरक्षा करने और हमलावर शासनों का सामना करने के ईरानी इस्लामी गणराज्य के अधिकार का हम समर्थन करते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ज़ायनिस्टों की लालची नीतियों के कारण ईरान के खिलाफ सैन्य हमला शुरू किया गया था। अरब और इस्लामी देशों से उन्होंने कहा कि यदि आप ज़ायोनी षड्यंत्र को विफल करने में मदद नहीं करते हैं तो इसे लागू करने का साधन ना बने। ये उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है समीर जी। अब ये इसका असर है वहाँ पर जो ईरान की तरफ से जो डिप्लोमेटिक कुछ तैयारियां हो रही हैं उसका भी असर दिखाई पड़ रहा है कि मध्य पूर्व के देश जो अमेरिका का ठिकाना बने हुए हैं, उसके सहयोगी बने हुए हैं, अब उनकी आंखें वास्तव में खुलने लगी हैं। और यही नहीं कि अब ईरान ने जिस तरीके से अपने मित्र देशों को, जिसमें भारत भी शामिल है, उनको जो पैसेज देने की घोषणा की है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से वो निकलेंगे, अब वो अमेरिका के लिए एक और बड़ा सेटबैक है। क्योंकि अब ये
देश, और कहा है उसने कि हमारे मित्र देश है, ये कैसे कह देंगे कि हम आपके मित्र नहीं हैं? हाँ, आप बंद रखो हॉर्मुज स्ट्रेट, हमको नहीं जाना है बाहर। बिल्कुल। और अच्छा, ट्रम्प साहब ने कह दिया था भाई हमारा तो वहां से आता नहीं, जिसका निकालना है निकाल लो। तो उसने कहा ठीक है, हमारे मित्र लोग हैं, हम निकालें। जापान को पहले ही कह चुका था, चीन, भारत, पाकिस्तान को और कह दिया। अब मोदी जी भी जो है खामोश बैठेंगे, वो भी अब नहीं कहेंगे कि अस्वीकार्य है। बंदा बंदा रोक देगा, या ज्यादा स्वीकार करोगे, ज्यादा गले पड़ोगे तो फिर बता देगा फिर वो। तो मोदी जी अब कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके जांच तो आ ही रहे। तो एक तरह कहा जाए मोदी जी को बचा लिया ईरान ने, वरना यहाँ संकट बहुत ज्यादा होता। भाई अगर 22 जहाज हमारे वहाँ खड़े हुए हैं, अगर वो नहीं निकलते तो यहाँ तो संकट बहुत गहरा हो जाता। गहरा संकट हो ही गया है। अभी तक गैस के लिए इतनी दिक्कतें थी, इतने आ रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, तब देखिए पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल पंपों पर मार हो रही है। और ये तस्वीरें बीजेपी शासित राज्यों से आ रही हैं, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से आ रही है। और लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने संसद में नहीं कहा होता कोरोना जैसा संकट पैदा हो रहा है तो ये नहीं होता। बिल्कुल, यानी वो जो अफवाह फैलाने के लिए अब लोग मोदी जी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। फैलाई भी है भाई। अगर आप कह रहे हैं कि कोरोना जैसी जो संकट आएगा, तो ये तो या तो बताओ कि संकट क्या आएगा, लोग क्या तैयारी करें। हाँ, लोग डर गए भाई, लोग डर गए भाई, क्या है? तो आप संकट बता रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आपको मालूम है कि संकट आने वाला है, आपने इसका अंदाजा लगा लिया, वरना पहले तो आप अंदाजा लगाते ही नहीं थे कोई संकट भी आने वाला है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कोई संकट आने वाला है, तो संकट किस तरीके का होगा, अपने देश के नागरिकों को तो बताओ। तैयारी क्या करनी है? बंकर में जाना है कि काहे का इंतजाम करना है, गैस का इंतजाम करके रखना है कि रोटी पानी का इंतजाम करके रखना है, तो ये तो बताना पड़ेगा ना। और समीर जी, मोदी जी के संसद में बोलते ही खबरें ये आ रही हैं कि जो प्रवासी नागरिक मतलब जो थे मजदूर लोग, वो सब अब छोड़ के जाने लगे हैं, शुरू हो गया है। क्योंकि वो उनके देखिए उनके गैस के सिलेंडर तो होते नहीं है, उनके कनेक्शन तो होते नहीं है, रिफिलिंग से ही उनका काम चलता था, वो रिफिल हो नहीं रहा, ब्लैक में सिलेंडर से वो मिल नहीं रहा, तो कहाँ से खाना बनाएगा? होटल पर जाकर महंगा कैसे खाना खा लेगा? जितना कमाएगा नहीं उससे ज़्यादा खाने में कमा देगा, तो सोचता है इसको घर ही चले। तो इस तरह की खबरें भी आना शुरू हो गई। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया, वो सज्जन बता रहे थे पूर्वांचल के थे कि लोग गांव में लोग आना शुरू हो गए। इस तरह ये खबरें, तो ये इस तरह की चीज़ें भी। लेकिन इस बीच खबर एक और बड़ी ये भी है समीर जी कि यमन का ही एक मिलिशिया ग्रुप जो है अंसारुल्लाह, वो अंसारुल्लाह जो है वो भी अब ईरान के समर्थन में इस युद्ध में कूदने के लिए तैयार है। और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है ईरान की, उसने खबर दी एक जानकार सूत्र के हवाले से कि इसके खिलाफ अंसारुल्लाह पूरी तरीके से सतर्क है और युद्ध में ईरान के साथ उतरने के लिए तैयार है। यानी अभी तक तो यमन के हूती जो थे वही हमला कर रहे थे, अब अंसारुल्लाह भी आ गया और हिजबुल्लाह भी, मतलब यानी मिलिशिया ग्रुप, और इधर इराक के मिलिशिया जो है वो भी कर रहे हैं लगातार हमले। तो यानी अब ईरान की भी उस क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ती चली जा रही है और अमेरिका वहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जो सपोर्ट सिस्टम है वो ईरान का मजबूत होता जा रहा है, और जो सपोर्ट सिस्टम सोचकर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, वो सपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से गायब हो गया है। ब्रिटेन जैसे देश भी साथ छोड़ रहे हैं, और इधर ईरान को जिनका समर्थन नहीं मिलने की उम्मीद थी वो भी अब उसके समर्थन में आ रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, और चूंकि ये जिस तरीके से ईरान विक्टिम के रूप में उसको लोग देख रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको उस पर हमले की कोई वजह नहीं थी। ये जो खबरें अब जो अमेरिका के तमाम नेताओं से और ये डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों की तरफ से आई, अमलेंदु जी, और तुलसी गबार्ड ने भी कहा कि कोई वजह नहीं थी, ईरान नहीं बना रहा था परमाणु हथियार, इन सारी चीज़ों ने भी ईरान की पोजीशन को काफ़ी मजबूत किया है। अब लोगों को लग रहा है कि ईरान पर हमले की कोई वजह नहीं थी। अब इसको एक वॉर ऑफ चॉइस कहा जा रहा है कि ये ट्रंप की मर्जी से, उनकी इच्छा से हुआ है, बाकी कोई वजह इसकी थी नहीं। बिल्कुल समझिए, अब इसके लिए ट्रंप को ही सीधे सीधे दोषी ठहराया जा रहा है। शेखी बगाड़ने के चक्कर में ट्रंप ने जो ये खुद या नेतान्याहू का कोई दबाव ऐसा है जो एपस्किन फाइल्स है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर समीर जी आ रही है, जो यूएई का मीडिया ऑफिस है उसने स्वीकार किया है कि उसके ऊपर जो हमला हुआ उसमें अबू धाबी में 2 लोगों की जान चली गई है। ये यूएई के मीडिया ऑफिस ने अभी कहा है ये कि 2 लोगों की जान जो है वो चली गई है। तो ये उसका यूएई का कहना है। एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात आ रही थी, और ये कहा जा रहा था कि अमेरिका की ओर से ही ये एक फैलाई गई है या प्लांट की गई है।
ईरान ने सीधे तौर पर उससे मना कर दिया था। अब अमेरिका की तरफ से भी डिनायल आ रहा है कि हम पाकिस्तान की तरफ से कोई मध्यस्थता कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये अमेरिका की तरफ से आ गया है और जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं ट्रंप की, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं लेकिन इसका कुछ नहीं है, और कोई चर्चा होगी तो हम बताएंगे। चर्चाएं बहुत चलती रहती हैं लेकिन ये कोई सीधी वार्ता नहीं है। और यही बात अब्बास अरागची ने भी कहा है कि कोई वार्ता नहीं हो रही है, लोग प्रस्ताव देते रहते हैं, बात करते रहते हैं, हमारे अधिकारी उनका अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं है कि किसी भी तरीके की। और ये सीधे सीधे एक तरीके से देखा जाए तो अब ट्रंप साहब यहाँ फंसे हुए समीर जी नज़र आते हैं। इधर हिजबुल्लाह जो है उसने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के 7 टैंकों को निशाना बनाया। ये खबर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बताई ही है समीर जी। और अब हमले जो है लगातार दोनों तरफ से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और ये जो अब्बास अरागची हैं उन्होंने फिर दोहरा दिया है एकदम साफ तौर पर कि किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कोई भी बातचीत नहीं हो रही है अमेरिका के साथ या ट्रंप के किसी भी दूत के साथ। तो ये स्पष्ट समीर जी एक तरीके से हो बिल्कुल। तो ये कोई बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत की खबरें जो आ रही हैं वो अमेरिका की तरफ से आ रही हैं और इधर बार बार डिनायल उसका आ रहा है, सीधे तौर पर खारिज किया जा रहा है ईरान की सरकार की ओर से। लेकिन ट्रंप तो एक नई बात कह रहे हैं कि वहाँ पर दूसरे लोगों से बात हो रही है। अब सरकार वहाँ जो है उससे बात ना होने की बजाय वो किसी और से बात कर रहे हैं। और कल बड़ा बढ़िया जवाब आया था ईरान के सरकारी प्रवक्ता की ओर से कि वो शायद अपने से ही बात कर ले रहे हैं और अपने से ही बात करके खुश भी हो ले रहे हैं और ईरान को हरा भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो खुद ही बात कर लेते हैं खुद से ही और खुद ही इसको हरा भी देते हैं, ये उनका। इधर समीर जी जो अब्बास अरागची हैं उन्होंने जो हम लोगों ने अभी सुनवाया उनका एक इंटरव्यू की एक क्लिप, उसी इंटरव्यू में उन्होंने और जो है वो साफ तौर पर बात कही है। और उन्होंने कहा है अब्बास अरागची ने कि मतलब खाली देशों के लिए कहा है खासतौर से कि इस क्षेत्र के देशों को अमेरिका की सैन्य कार्रवाइयों से खुद को दूर रखना चाहिए। और उन्होंने चेतावनी दी कि वे अपने क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना होने दें। अब्बास अरागची ने कहा कि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों का कही गई बातों के बावजूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सेनाओं को ठिकाने के बाहर भी सेवाएं मुहैया कराई गईं। उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया गया और ये ऐसी बात है जिसे हम सभी ने देखा है। वे खुद भी अलग अलग तरीकों से इसे स्वीकार कर रहे हैं। और अब्बास अरागची ने आगे कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ पूरी तरह से गैर कानूनी और अनुचित हैं। अब्बास अरागची ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि पड़ोसी देशों के प्रति ईरान के मन में कोई शत्रुता नहीं है और वहाँ के लोगों को उन्होंने भाई और बहन बताया। और कहा कि अमेरिका और इजराइल की जारी आक्रामकता के बीच ईरान की कार्रवाइयाँ अमेरिका और इजराइल के हितों को निशाना बनाती हैं, इन देशों को निशाना नहीं बनाती हैं। लेकिन इन देशों के नागरिक जो हैं और सरकारें जो हैं वो इन अमेरिकियों से दूर रहें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर किस तरीके से जो अपने खाड़ी के देशों के साथ भी उन पर कई बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमारा मकसद वहाँ के लोगों या वहाँ की सरकारों को निशाना बनाना नहीं है, लेकिन वहाँ अमेरिकी ठिकाने हैं इसलिए वहाँ हमको हमला करना पड़ रहा है। तो ये बार बार दोहरा रहे हैं और अब तो ये लग रहा है कि उसका बहुत असर हो रहा है, क्योंकि खाड़ी के वो देश जो अमेरिकी उनको अमेरिका की ओर से सुरक्षा की गारंटी एक तरह से मिली हुई थी, जिसकी बदौलत वो उनसे करोड़ों डॉलर हर साल ले रहा था, उनको भी अब समझ में आ रहा है कि आखिर कौन सी सुरक्षा हमारी अमेरिका कर पा रहा है, खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ें अब दिखा रही हैं कि कैसे वहाँ की राजनीति को परिवर्तित कर रही हैं। इधर जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं पेड्रो सांचेज, उन्होंने फिर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सांसदों को संबोधित करते हुए। उनको सुनेंगे भी हम। और बहुत ही एक तल्ख शब्दों में उन्होंने इस लड़ाई में अमेरिका की निंदा की है, इजराइल की निंदा की। उन्होंने कहा है कि इसको गैर कानूनी, बेतुका और क्रूर बताया है। तो एक बार सुन लेते हैं क्या कहा है पेड्रो सांचेज ने, जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं। शुरू से ही वो बहुत मुखर रहे हैं इस मामले में और लगातार इस लड़ाई का विरोध कर रहे हैं। La España que se quedaba callada en el asiento de atrás mientras otras potencias exigían y dirigían el mundo ya no existe. Ahora nosotros tenemos voz y voto y esto es importante y vamos a usarlo en beneficio del interés general de España y en beneficio de la humanidad. Porque se ha hablado mucho de esto a lo largo de estos últimos 25 días. ¿Qué significa ser aliado de otro país? ¿Qué significa ser amigo de otro país? A mi juicio, ser aliado o amigo de otro país no significa obediencia, ni tampoco seguidismo ciego.
Ser aliado o amigo de otro país significa lealtad a unos principios que compartimos o supuestamente compartimos. Significa tener el coraje de plantarse cuando el camino es el equivocado. Significa decirle a tu amigo, a tu socio, la verdad, aunque sea incómodo. तो कह रहे हैं पेड्रो सांचेस कि ये अमेरिका इजराइल का हमला जो ईरान पर किया गया है ये गैर कानूनी, बेतुका और क्रूर हमला है। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पीछे धकेल देता है और आम लोगों को इस बेवकूफ़ी की कीमत चुकाने पर मजबूर करता है। स्पेन किसी भी प्रकार की मिली भगत नहीं करेगा, न तो अवैध हमलों में और न ही स्वतंत्रता के नाम पर फैलाई गई झूठी बातों में। इस बार नहीं, जब तक मैं स्पेन के राष्ट्रपति हूं तब तक नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक तरफा उल्लंघन का भी उन्होंने विरोध किया और अतीत की गलतियों को दोहराई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से अमेरिका और इस्राइल इस लड़ाई में अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम आरोप उनके ऊपर बढ़े जा रहे हैं। अगर इस हमले में कूदना, एक और भी बात है कि जब पिछली इराक की लड़ाई से ये तुलना की जा रही है तो उसमें अपने तमाम सहयोगी देशों को कॉन्फिडेंस में भी लिया था, यूनाइटेड नेशंस को भी कॉन्फिडेंस में लिया था, लेकिन ट्रंप बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप सारे फैसले ले रहे हैं और इस उम्मीद में थे कि हम लड़ाई छेड़ देंगे तो ये सारे के सारे हमारे पीछे साथ में आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल इसी उम्मीद में थे कि बस लड़ाई छेड़ देंगे, सारे देश हमारे पीछे आ जाएंगे। और नाटो है, पहले तो खुद ही नाटो को भंग करना चाहते थे, फिर लेकिन नाटो के देश हमारे, फिर नाटो के देशों को कायर भी कह दिया, यहाँ तक आ गए थे। तो ये नाटो के देश अब कायर है नहीं है, वो तो ट्रंप जाने, वो नाटो के देश जाने समीर क्या है क्या नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब ने लगातार कई गलतियाँ की हैं, लेकिन इस बीच एक बड़े आरोप समीर जी अमेरिका में ट्रंप के ऊपर लगना शुरू हो गए हैं। एक तो जो है वो हम लोग, एक तो ट्रंप साहब जो है मतलब पता नहीं, मतलब चूँकि जो बातें चल रही हैं ईरान में ख़ास तौर से, और वो बातें ये है कि ट्रंप साहब पता नहीं कौन सा जो है वो नशा करते हैं, ये बातें भी चल रही है, हमें नहीं मालूम ट्रंप साहब नशा करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ट्रंप साहब जो है उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार जो है बात कह दी। ट्रंप साहब का कहना है कि उनको जो है वो ईरान का सर्वोच्च नेता चुने जाने के लिए जो है वो कहा गया, वो लोग मुझे सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कह दिया है कि वो इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सुन सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल। तो सुन लेते हैं कहा क्या है डोनाल्ड ट्रंप ने, और हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि उनकी जो बातें, उनके बयान, उनके तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ना फिर पीछे हट जाना, इन सब को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। अभी क्या ताज़ा तरीन उनका जो बयान आया है, ईरान को हराने के बाद वाला बयान आया है। अब कहीं सपना देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें वो आधिकारिक रूप से कर रहे हैं। अपने जो राष्ट्रपति भवन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सारी बातें वो वहाँ कर रहे हैं। तो क्या कहा है आज उन्होंने, उसको सुनते हैं। Seen anything like we're doing in the Middle East with Iran, and they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. But I want to express my gratitude to the tremendous. तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने ये बात कही है कि अब घुटनों पर है ईरान, है डील के लिए रो रहा है, लेकिन वे पब्लिकली कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें डर है कि वे मारे जाएंगे। हम आपको अगला सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। ये बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। किसके लिए कह रहे हैं? ईरान के लिए। अब ईरान में किसने उन्हें कहा कि आप आइए, सर्वोच्च गुरु बन जाइए और हम तो हार चुके हैं? यहाँ वो एक के बाद एक 82वीं लहर आज शुरू की है ईरान ने और तहस नहस करके रख दिया है सारे ठिकानों को जो अमेरिका के हैं, और इसराइल को तो पूरी तरीके से तहस नहस कर ही दिया है। बिल्कुल पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है इसराइल को, और इसराइल अब स्वीकार भी कर रहा है और बता रहा है कि साहब हमारे नागरिक क्षेत्रों पे हमले कर रहा है और हमारे अस्पतालों में हमले कर रहा है। अब कहना शुरू कर दिया है, अभी तक तो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कोई नुकसान। हाँ, अब विक्टिम कार्ड भी खेलना। लेकिन ट्रंप जो
जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा घिर गए समीर जी, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप जो है लग रहे हैं। वहाँ के एक सीनेटर हैं क्रिस मर्फी, उनको हमने कई बार सुनवाया है, उनको फिर सुनवाएंगे। और वो लगातार बयान अलग अलग जारी कर रहे हैं, लगातार अलग बयान जारी कर रहे हैं। आज हम कई उन सीनेटर्स के बयान सुनवाते हैं जो ट्रंप के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बातें कह रहे हैं। तो क्रिस मर्फी जो है वो कहते हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जब ट्रंप ने सोमवार की सुबह सुबह कहा कि ईरान में युद्ध जो है वो टाला जाएगा, उसको बढ़ाने का, उससे कुछ सेकंड पहले ही उन्होंने बाजार में बहुत बड़ा खेल करके अरबों डॉलर कमा लिए ट्रंप ने। बिल्कुल, तेल की कीमतें कम हो गई, शेयर मार्केट में थोड़ा उछल गया, और ये सारे आरोप लगे कि ये जानबूझकर, ये झूठ बोलकर उन्होंने किया ताकि ऐसा हो। सुन लेते हैं क्रिस मर्फी क्या कह रहे हैं, अमेरिका के सीनेटर। This White House is a full-time corruption racket, and we got the latest example of how early Monday morning, before you probably even showed up to work, at 6:50 that morning, a whole bunch of activity happens in the oil contracts market, about $580 million of trades. That kind of scale never happens on a Monday morning at 6:50, but it was happening for a reason, because people that were making those bets knew that a few minutes later down. तो ये क्रिस मर्फी है, सीनेटर, लगातार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये बयान जारी कर रहे हैं, और कहा उन्होंने कि किस तरीके से जब ये घोषणा उन्होंने की कि 5 दिन की हम टाल रहे हैं और ये लड़ाई अब समझौता होगा, उससे कैसे जो शेयर मार्केट है उसमें उछाल आ गया और तेल की कीमतें कम हो गई हैं। और तेल की कीमतें किस तरीके से कम हो गई ये बता रहे हैं सीनेटर जो हैं ये क्रिस मर्फी, और बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं, ये आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, कि जब सुबह सुबह सोमवार की बात उन्होंने कही कि ट्रंप के ईरान में युद्ध को बढ़ाने को टालने के पोस्ट से कुछ सेकंड पहले ट्रंप के पोस्ट से पैसे कमाने के लिए तेल बाजार में कुछ दांव लगाए गए। ये वे लोग थे जिनके पास अंदर की जानकारी थी। ज़्यादातर व्हाइट हाउस में आपको भ्रष्टाचार की ये कहानी जाननी चाहिए। आज एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था अमलेंदु जी, जिसमें पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ऐसी जानकारी छिपा ले गए थे, उसके बाद उन्होंने उसको सार्वजनिक कर दिया था, जो अमेरिका में केवल 5-6 लोगों के पास होती है। उसको लेकर भी इनके खिलाफ किसी मुकदमे की तैयारी हो रही है। हाँ, उसके खिलाफ मुकदमे की तैयारी हो रही है कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है, संविधान की जो आपने शपथ ली होती है, आपने उसके साथ छल किया है, उसकी तैयारी हो रही है। और वो आ जाएगा तो इन्हें सजा तो होगी, एक मामले में सजा हो ही चुकी है। उतरेंगे जैसी राष्ट्रपति के पद से तो ये भी जाएंगे जेल, जैसे नेतन्याहू को जेल जाना है, जेल ट्रंप को भी जाना है। लेकिन इस बीच जो एड डेवी एक और सीनेटर हैं, उन्होंने भी बहुत गंभीर आरोप जो है वो लगाया, कहा है कि ये बहुत ही एक तो जंग जो है ये गैर कानूनी बेतुकी है, और ये बहुत बेहद घिनौना भ्रष्टाचार जो है वो ट्रंप कर रहा है अपने मित्रों को अमीर बनाने के लिए। जैसे आरोप यहाँ लगा करते हैं, वैसे ही आरोप यहाँ के मित्र पर वहाँ लग रहे हैं। समीर जी, तो सुन लेते हैं एड डेवी जो सीनेटर हैं वो क्या कह रहे हैं ट्रंप के लिए। Just before President Trump posted about his supposed negotiations with Iran on Monday, traders made hundreds of millions of dollars of extra bets on oil futures. Look at this. 15 minutes before तो कह रहे हैं डेवी कि ये बहुत संदिग्ध, क्या ट्रंप अपने अवैध युद्ध का इस्तेमाल खुद को और अपने दोस्तों को अमीर बनाने के लिए कर रहे हैं। ये तो बेहद घिनौना भ्रष्टाचार लग रहा है। दुनिया को जिस चीज की सबसे कम जरूरत थी वो थी एक और जंग, और इस बार एक गैर कानूनी बेतुकी और क्रूर जंग को शुरू कर दिया गया है। बड़ा आरोप है, और चूंकि ये कहा भी जा रहा है कि ट्रंप अब दोबारा उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ है नहीं, क्योंकि वहां के कानून के मुताबिक वो 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बन नहीं सकते हैं, लेकिन वो व्यवसायी हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने और अपने मित्रों को कमवाने में लगे हुए हैं। वही बात एड डेवी जो सीनेटर है कह रहे हैं। यही बात एड डेवी कह रहे हैं, और एड डेवी जो बात कह रहे हैं समीर जी, ऐसी ही बात एक और टेक्सास के सांसद हैं जोकिन कास्त्रो, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये जो उन्होंने तो एक और गंभीर आरोप लगाया, मतलब उन्होंने पूछा कि भाई इजराइल के पास क्या परमाणु हथियार हैं। इनको भी हम सुनेंगे, टेक्सास के जो सांसद हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार की बातें जो ये काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। सीनेटर पैटी मरे हैं समीर जी, और उन्होंने तो बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा इस समय है, तुरंत अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। बहुत गंभीर बात। तो सीनेटर पैटी मरे हैं, सुन लेते हैं इनको क्या कह रहे हैं और क्यों
डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। और दुनिया में तो पहले ही ये बातें, जब वो टैरिफ पॉलिसी अपनी लेकर आए तभी कहा गया कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, लेकिन अब अमेरिका के लोग भी उनको अमेरिका के लिए खतरनाक क्यों बता रहे हैं, सुन लेते हैं। I don't think we can ignore the immediate threat to Social Security, and that really is President Trump, because seniors right now today are having a very hard time getting their benefits. Why? Because Social Security has pushed out, without any kind of plan, 7,700 workers since Trump took office. We now have just one field office representative per 4,000 Social Security beneficiaries, and there are at least 400 field offices that lost more than तो कह रही है सीनेटर पैट्री मरे कि सोशल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा और तात्कालिक खतरा डोनाल्ड ट्रंप है। सोशल सिक्योरिटी कर्मचारियों को हटाने से लेकर ग्राहक सेवा को बदतर बनाने और कई अन्य तरीकों से ट्रंप नई नई समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए अपने लाभ प्राप्त करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहा गया कि आपने स्वास्थ्य से, शिक्षा से बजट कम कर दिया और बजट कहाँ झोंक रहे हैं, वो लड़ाई पर झोंक रहे हैं। और दूसरी और ये तो अपनी जगह है, लेकिन कैसे आप इस लड़ाई का इस्तेमाल अपने खुद को और अपने दोस्तों को अमीर बनाने में कर रहे हैं, ये बड़े आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल समझिए, ये बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं और लगता है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं ट्रंप साहब पे, ये ज़्यादा ही गंभीर हैं और वहाँ अमेरिका में माहौल बन भी रहा है। ट्रंप साहब भी इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन समीर जी, अभी तक जो बात हो रही थी कि साहब, जो पहले बताया गया कि हमला क्यों किया गया ईरान पे, पिछला हमला भी हुई है कि वो यूरेनियम एनरिच कर रहा था, परमाणु बम बना सकता था। लेकिन ईरान तो जो है वो उसका परमाणु अप्रसार संधि जो है उस पर उसका हस्ताक्षर करता है, लेकिन इजराइल तो नहीं है उसका हस्ताक्षर करता, और इजराइल के पास परमाणु बम है भी। इसी को लेकर जोकिन कास्त्रो टेक्सास के सांसद हैं, उन्होंने अमेरिकी सरकार से जानना चाहा, ट्रंप के मुख्य अधिकारी से जानना चाहा कि भाई इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, इसकी जानकारी क्या है आपके पास? तो कह दिया गया ये जानकारी आप इजराइल से दीजिए, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं। ईरान की जानकारी आपको है हमला करने के लिए, लेकिन इजराइल के पास ये जानकारी आपको नहीं है। तो हम लोग सुन सकते हैं कि जोकिन कास्त्रो क्या कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने, टेक्सास के सांसद हैं जोकिन कास्त्रो, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। Is Israel's nuclear capability in terms of weapons? I can't comment on that specific question. I'd have to refer you to the Israelis on that. Does Israel have nuclear weapons? I'm not prepared to comment on that. You're not prepared to comment on it? It's a very basic question. We are with an ally conducting a war against Iran. This war continues to escalate. Tell us something as Congress, as the oversight body, what is Israel's nuclear capability in terms of weapons? I can't comment on that specific question. I'd have to refer you to the Israelis on that. Does that तो ये वहाँ पर इनसे सवाल पूछा जा रहा है और कह रहे हैं कि हम 4 सप्ताह से इस युद्ध में उलझे हुए हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। परमाणु आपदा का खतरा मंडरा रहा है, फिर भी हथियारों पर नियंत्रण के लिए ट्रंप के मुख्य अधिकारी ने इजराइल की परमाणु क्षमताओं के बारे में मेरे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और मुझे इजरायली सरकार से पूछने के लिए कहा। वो जो प्रश्नोत्तर उनका चल रहा था उसी पर उन्होंने ट्वीट किया, उसी में उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने मतलब पूछा, हम लोग बता भी दें कि उन्होंने पूछा कि भाई इजराइल के पास कितने हैं, तो उनका मैं इस समय इसका जवाब देने के तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा भाई हमारा एलआई है जिसके साथ हम युद्ध में 4 हफ्ते से हैं और उसके भी परमाणु संयंत्रों पे हमला हो रहा है, वो भी परमाणु संयंत्र ईरान पे कर रहा है। तो आखिर उसके पास क्या परमाणु, क्या हमें क्यों जानकारी नहीं होनी चाहिए जब हम उसके साथ युद्ध में हैं? इसका उनका कि आप इजराइल से की सरकार से पूछ लीजिए, ये वहाँ जवाब दिया गया। तो ये उन्होंने मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारी हैं, उनकी सरकार, उनके प्रशासन के ये बड़े अधिकारी हैं और वो सांसदों के सवालों का इस तरह जवाब दे रहे हैं। अब ये तो मुझे कल का दृश्य याद आ गया जब ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री से पूछा गया कि पाकिस्तान तो मध्यस्थता कर रहा है, तो विदेश मंत्री ने कहा कि हम दलाल थोड़ी न है। वो अब बताइए, वो विदेश मंत्री हैं और सबसे लंबे समय तक मुझे लगता है रिकॉर्ड बना दिए या बनने वाला होगा, वो अभी तक लंबे समय तक विदेश मंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। उससे पहले वो विदेश सेवा के अधिकारी भी रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भारत दलाल थोड़ी है कि वो मध्यस्थता कराएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर जी, लेकिन वो फिर जो पप्पा ने बात रुकवा दी थी वो क्या था फिर? जी पप्पा ने बात रुकवा दी थी वो क्या था?
और युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, ये बातें करने वाले जो हैं, मतलब कि किस तरीके के लोगों को मंत्री बना दिया है मोदी जी ने, ये तो मोदी जी जाने। कि आप जो हैं अगर ऑल पार्टी मीटिंग में सही से जवाब भी आपके पास नहीं है विपक्ष के, यानी आप देश के अंदर ही है ना, बाहर जाके तो आप जाने क्या जवाब देंगे? यहीं आपके पास जवाब नहीं है, तो आपने कैसे व्यक्ति को विदेश मंत्री बनाया हुआ है, हालांकि काम भी नहीं है। लेकिन एक चीज है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मंत्री बनाने के बाद वो मंत्री व्यवहार कैसे करते हैं, ये जानना ज्यादा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे लोगों को मंत्री बना दिया है कि मंत्री बनने के बाद वो जवाब तक नहीं दे पा रहा है, और कैसे जवाब दे रहा है ऊल जलूल किस्म के, ये आप समझिए। अब पता नहीं उस विदेश विभाग में भर्ती भी कैसे हो गए थे, अब इस पे भी सवाल हो जाएगा, इस तरीके के जवाब देते हैं। वरना विदेश सेवा का कोई अधिकारी जो है लंबे समय तक उसने काम किया हो, कई देशों में राजदूत रहा हो, विदेश सचिव रहा हो, और वो अगर इस तरीके के जवाब दे समीर जी, तो सारी पढ़ाई लिखाई भी पानी फिर जाता हो। फिर JNU का पढ़ा हुआ, तो JNU में भी कैसे एडमिशन हो गया, बड़े संकट है, ये समझ में आता है। जी बिल्कुल, लेकिन इसका जो जिस तरीके से अब ये ईरान की लड़ाई चल रही है, अमेरिका और इस्राइल पस्त नजर आ रहे हैं, लड़ाई रोकने की लगातार अपील कर रहे हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अब वो समझ में आ रहा है ईरान का ही दावा सही रहा कि वो इस लड़ाई को लंबा खींचेगा और ये दोनों देश नहीं खींच पाएंगे, वो बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल आगे क्या कुछ होता है, क्या कोई संभावना बनती है युद्ध रुकने की, या फिर ताबड़तोड़ ऐसे हमले होते रहेंगे? 82 बार हमले कर चुका है ईरान, अब क्या वो अपना शतक पूरा करेगा या फिर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। रहेगी इन सब पर नजर, आपको अपडेट करेंगे। बने रहिए आप DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।